खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरहमीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं सैयद काजी। नाज़रीन, आज शहबाज शरीफ साहब इशाया देंगे अपोजिशन की क्या हिकमत अमली जो है वो नई कोई हिकमत अमली के साथ आ रही है। साथ ही हम कमर ज़मान कायरा साहब का स्टेटमेंट भी डिस्कस करेंगे। वो कहते हैं कि हिकमत अमली भी बन रही है और ये भी कह रहे हैं कि जनाब हुकूमत हम नहीं गिराएंगे। मुस्लिम लीग नून वाले का ये कहना है। उनके मुताबिक अफगानिस्तान में कहत खित्ते के अमन को जेपरडाइज कर सकता है, नुकसान पहुँचा सकता है। क्या मामला है? यही खतरात थे जो बढ़ते चले जा रहे हैं। महंगाई का तूफान क्या वाकई 2-3 माह में थम जाएगा? और यूरोप में फिर कोरोना सर उठा रहा है। इस बात को यूरोप का मीडिया पूरी तरीके से उठा रहा है। इसमें असल हकीकत क्या है? मगर पहले तो इसमें आते हैं, लगता है भट्टी साहब ये इस इशाये से वतन अजीज़ की तारीख का रुख बदलने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, आपने फरमाया शहबाज शरीफ तमाम अपोजिशन को राम कर पाएंगे क्या? तो वो पहले ये फैसला करे, नंबर एक बात, कि क्या नून लीग एक पेज पे आ गई है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए से तौबा कर ली है, अदलिया को बुरा भला कहने से तौबा कर ली है। एक पेज से मुराद क्या करना क्या चाहते हैं? हुकूमत गिराने की हज़ारों तरीक़ें, सैकड़ों जलसे, जुलूस, एहतजाज, महंगाई मार्च, लॉन्ग मार्च, फलां मार्च सब कुछ कर चुके हैं। ये सिर्फ मीडिया में इन रहने का एक अंदाज़ा है, क्योंकि ना कल इमरान खान को इनसे ख़तरा था, ना आज इमरान खान साहब को अपने लोगों से ख़तरा है जो बढ़ती हुई महंगाई पे काबू नहीं पा सकते। उनके दो वज़रा इस्लामाबाद में परसों एक सेक्टर में बैठे थे और इमरान खान के बारे में बड़े सख्त नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। मेरा ख्याल है इमरान खान PDM से डरने की बजाय उनका एक वजीर जो अक्सर उन्हें डिफेंड करता है, जो उन्होंने लफ्ज़ कहे उसमें 8-10 जर्नलिस्ट सेबान थे, 1-2 नहीं था। वजीर जो फेडरल वजीर फेडरल उन्होंने काम नहीं होया, ये की मसला नहीं, वो कहते ने आप तो मर रहे, सानू भी मरवाएगा। अच्छा, आप तो इन्हें दोबारा नहीं आना, हले ऐसी सियासत करनी है। ये उस मिनिस्टर का नहीं, ये तो फिर अजीब बात। इधर से ये खान साहब के वजीर कहते हैं आप तो मरे सन भी मरवाएंगे, उधर मुस्लिम लीग नून वाले भी कहते हैं आप तो मरेंगे सन भी मरवाएंगे। बचेगा कौन? बच्चे मैं देखा, यही तो काजी साहब अर्ज कर रहा हूँ, बदकिस्मती है जमहूरियत के दावेदार अपनी जमातों में नहीं जमहूरियत ला पा रहे। जमहूरियत के दावेदार अब देखें ना, शहबाज शरीफ साहब बना रहे हैं, इनका मकसद क्या? पहले मुझे बता दें। ये शाया हुकूमत गिराने के लिए, अदम एतमाद के लिए, कमर ज़मान कायरा साहब की स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून अंदर खाने हमें कहती है हमने हुकूमत नहीं गिरानी। ये तो मैं ऊपर कह रहा हूं। उसकी वजह ये है नवाज शरीफ नाहल है। आप थोड़ा सा जरा तहम्मुल से सुन लीजिएगा। मरियम नवाज नाहल है, कोई 1.25 साल 1.5 साल रह गया है। हुकूमत गिरा के नहीं मिलेगा क्या? महंगाई ये कम नहीं वापस कर सकते क्या? पेट्रोल की कीमतें सुबह कम कर लेंगे क्या? डॉलर 120 पे ले आएंगे, बढ़ाएंगे, गंदुम कम कर देंगे, रोजमर्रा की बिजली के नहरा वापस ले आएंगे। ये चाहते हैं कि हम इमरान खान को कंफ्यूज रखें, पंजाब में वो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को तब्दील ना करें। पंजाब में अमलन हमारे हकामात भी चल रहे हैं, कल को इनके खिलाफ केस होगा। और इस दौरान मरियम नवाज की सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि वो खामोश रहेगी, इस्टेब्लिशमेंट को ज़ेर नहीं करेगी और शहबाज शरीफ मुलाकातें करते रहेंगे। अदम एतमाद के नंबर पूरे हो चुके हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ, अदम एतमाद पंजाब में कमो बेशतर 22 नंबर ज़्यादा हैं इनके पास, अपोजिशन के पास। अपोजिशन के पास 22 मेरा एक सवाल है बीच में ये अपोजिशन के पास ही है 22 नंबर। यार देखिए, चलिए मैं काजी साहब आप जो गरीब को मरवा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 22 बंदे हैं, उनमें वजीर हैं, उनमें अहम ओहदेदारान हैं और 5 बंदों ने कहा कि खान साहब ने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है, एक दफ़ा इस हुकूमत को डामाडोल होने दे, हम देखेंगे ये कैसे करते हैं। बड़ी ज्यादती की है खान साहब ने। लेकिन ये जो शॉर्ट में सुनवा रहा हूँ आपको, ये कमर ज़मान कायरा साहब की पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमाओं में से हैं। वो सुनाएं जी क्या कह रहे हैं।
हम जब नए इंतखाब की तरफ चलने की बात करते हैं तो हमारे साथी जो हैं साबिक हुक्मरान, जो अपने आप को लाहौर का बेताज बादशाह कहते हैं, मुस्लिम लीग के लीडर कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करे। हम कहते हैं कि इस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं, हम तो चाहते हैं 2023 का इंतखाब फेयर एंड फ्री हो जाए। हम कहते हैं कि जब पंजाब की हुकूमत खत्म हो गई तो मरकजी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी, तो कहते हैं कि नहीं, हमें तो ये हुकूमतें सूट करती हैं, हम क्यों गिराएं। अगर वाकई इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी चाहते हैं तो फिर ये जो बैकडोर राब्ते हैं इनको खत्म कराएं। बट साहब, मेरे पास खबर यह है कि ये जो स्ट्रेटजी है मुस्लिम लीग नून की, मैं बड़े मलफूफ अंदाज में बात करूंगा, वो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो चाहे सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट हो, वहाँ पर कुछ बड़े टॉप जगहों पर कोई फेवरेबल ऐसी तब्दीलियाँ आ जाएँ कि जो हमारी जो एक जगह बननी है वो दो अभी फ़िलहाल नहीं बन सकती। अच्छा मलक साहब, आपका नाम पूरा मोहतरम मोहम्मद ताहिर, मलक ताहिर। जी हाँ। अभी मैं कह रहा था कि मुस्लिम लीग ने हुकूमत नहीं गिराना चाह रही, काजी साहब ने मेरी बात नहीं मानी, कमर दबा कायरा सबकी मानी। मैंने क्या कहा था, क्योंकि उन्हें डील मिली हुई है 23 को रिलीफ मिलने की। शहबाज शरीफ को ये डील मिली है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। डील कह लें बकौल कादी सईद के अंडरस्टैंडिंग के, नहीं गिराएंगे। मैं कह रहा हूँ 22 बंदे पंजाब में सुबह अगर शहबाज शरीफ चाहे तो अपोजिशन हुकूमती समेत 22 बंदों की अक्सरियत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। मैं खबर दे रहा हूँ यार, आप लोग समझ नहीं रहे। मैं आपकी तो नहीं गिराएंगे ये, शहबाज शरीफ नहीं गिराएगा क्योंकि घर में लड़ाई पड़ जाएगी मरियम के साथ। नहीं, आई डिसएग्री विद यू। मैं ये पूरा एक प्लान के साथ काम हुआ है। आप मेरा हाल खुल के बात कर लेते हैं। इस मुल्क में पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि वोटर नाम की कोई चीज़ नहीं, इस मुल्क में जुमून नाम की कोई चीज़ नहीं। इस मुल्क में 3 साल एक दुकान चली थी 1 पेज की। अब किसी को कान में किसी ने आके बता दिया कि वो पेज थोड़ा सा हिला है, सारे कीड़े मकोड़े बाहर आ गए हैं और बिस्मिल्लाह की है टीटीपी ने। सबसे पहले उन्होंने अपनी पॉलिटिकल सूरत हाल बहाल की है। एमक्यूएम को भी अब याद आ गया, नून को भी याद आ गया, पीपल्स पार्टी को भी याद आ गया, सबको जमहूरियत याद आ गई है। आधी खबर मैं आपके साथ एग्री करता हूँ 22 नंबर वाली, और आधी खबर मैं आपको दे रहा हूँ। पंजाब के बाद अगला अटैक होना है इस्लामाबाद पे, और मौलाना फजलुर रहमान ने आपके ताकतवर हलकों से एक शिकवा किया है। उन्होंने कहा पहले मैं आ गया था, पंजाब के कुछ लोगों के कहने की वजह से वापस चला गया था, अब मैं आ रहा हूँ डू और डाई करने। मैं मुख्तसर आपको ये बता दूं कि आपकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को पता चल गया कि 1 पेज ख़त्म हो गया, अब सारे दिहाड़ी लगाने आ रहे हैं। मैं तो सारे दिहाड़ी लगाने मैं काजी साहब थोड़ा सा आर्गूमेंट से बात कर लेते करें। अब आप बात करें। मौलाना फजलुर रहमान की क्या ख्वाहिश है कि वो तूफान लेके जाएंगे और हुकूमत गिर जाएगी, मुझे नहीं पता। जरदारी साहब की क्या ख्वाहिश है मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है हुकूमत भेजने के 2 तरीके, एक अदम एतमाद, एक वज़ीर आज़म इमरान खान खुद रिज़ाइन दे, जो आइनी तरीका है। मौलाना के लॉन्ग मार्च से गिरनी होती तो मौलाना जाके अपना शौक पूरा कर चुके हैं, आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, आपके इल्म में होगा। उस वक्त भी उनको ताकतवर हल्कों ने यकीन दिलाया नहीं कराई थी, फिलहाल तो चलना जितना किराया लिया ना तो उसकी गारंटी पंजाब के कुछ लोगों ने यार नहीं ना भाईजान, वही मेरी भी तौर सुन ले। मैं कह रहा हूँ मौलाना 100 धरने लेके जाए, मौलाना 1000 एक लॉन्ग मार्च करे, 126 दिन के बाद सवाल कर सकेगा। अगर नवाज शरीफ ने रिज़ाइन नहीं दिया था इमरान खान के 126 दिन के धरने के बाद, उसमें 100 गोलों को गोलियां थी, 10 लाशें थी थानिया माल्टोन में, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अदम एतमाद नहीं ला रहे, उसकी एक रॉकेट साइंस है बहुत बड़ी। शरीफ फैमिली में इंतशार बहुत ज़्यादा है। इमरान खान की हुकूमत गिराना, मैं कह रहा हूँ 1% भी कोई इशू नहीं है। जिनके तरफ ये इशारा कर रहे हैं ना, एमक्यूएम कमो बेशतर 3 दर्जन से ज़्यादा दफ़ा कह चुके हुकूमत से अलग होंगे, अब से नहीं 2018 से। ऐसे ही है। मैं दे देता हूँ, आप एक दफ़ा उन्होंने अपना वजीर भी नहीं बुलाया था। काफ लीग दर्जनों दफ़ा एतराज़ कर चुकी है, अख्तर मैंगल अलहदा हो चुके हैं, बाप है वो भी किसी वक्त हो सकती है, लेकिन जो जब चाहेंगे वो 15 मिनट की गेम है। और ये इमरान खान की हुकूमत नहीं है भाई, बिसाखियों पे गड़ियां। एक और खबर मैं आपको, मैं नवाज शरीफ को कोट करने लगा हूँ। आप फरमाते हैं ना जी कि उन पे क्रॉस लग गया, आप फरमाते हैं ना जी मरीम की कहानी खत्म हो गई, नवाज शरीफ पे क्रॉस लग गया। नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा है। नवाज शरीफ का कोडेड वर्ड मैं आपको बताने लगा हूँ। नवाज शरीफ का है पाकिस्तान जिसका नाम है, 1 या 2 बंदों की जिस दिन ट्रांसफ़र हो गई या नौकरी ख़त्म हो गई तो सब सीधा हो जाएगा। ये इमरान अपना नवाज शरीफ का, अच्छा मैं आपको ये जो आप कह रहे हैं कांटा लग गया, क्रॉस हो गया, ठहरें जी ठहरें, ये पाकिस्तान है, यहाँ कोई कांटे को नहीं लगता। अब आप बात करें इस बात से। आप मुझे लगता है कि आपने जितनी डिससर्विस की है
अच्छा, नवाज शरीफ की, उसकी औकात ये है कि उसको 2 बंदों की पोस्टिंग चाहिए। ये आपका 3 पोस्टिंग नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं कि यहाँ सब बदल जाता है। और सुनो तो सही, तो खबर मैं आपको दे रहा हूँ, दे आप। खबर ये है कि अगर इस मुल्क की अस्करी क़यादत उसको रास्ता देगी भी तो ये फौज खुद खतरे में आ जाएगी। मैं आज यहाँ आपको खबर में दे रहा हूँ, जब आप खड़े हो के एक इदारे के साथ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ और मैंने कुछ बड़े रिटायर्ड लोगों से बात की है इस हवाले से कि जनाब अगर इनको इनके ख़ानदान में से शरीफ नामी किसी बंदे को रास्ता दिया गया इस बार, तो वो जो नीचे खड़े होकर रोज सीने पे गोलियां खाते हैं, बमों के ऊपर से पांव रखते हैं, वो भी जिंदा हैं। ये सिदारे को जेपरडाइज कर देंगे आप। और 2 बंदों की पोस्टिंग वाला जमाना गुजर चुका है, अंडे का आमलेट बन चुका है। अच्छा। ये जो काम जो एक गला सड़ा स्टालिनिज्म था ना इसका, परवेज रशीद का, जो इनसे वो करवा गया है, इनको आप छोड़ें। चले, क्या होगा? नवाज शरीफ खुश नहीं हुआ होगा कि 2 बंदे लग जान, भट्टी साहब लग जान इतने, तो फिर मैं एंकर बनाऊंगा। ठहरे भट्टी साहब, आपसे कोई बहस नहीं, सिर्फ एक कमेंट करना है। 99 में जब मार्शल लगी, जब जगीर करामत साहब को निकाला नवाज शरीफ ने, तब भी फौज का यही ख्याल थे। 10 साल बाद आके वज़ीर-ए-आज़म बन गया था। अब आप बात करें, 10 साल बाद वज़ीर-ए-आज़म बन गया था, कैसे बना? कैसे बना? अब्बा जी गड्डियां तकसीम कर दे सन, एक करियाने वाला, एक दुकानदार, सट्टी वाला, आप इन लोगों को लीडर बना के इम्पोज करते हैं हमारे। बस करें काजी साहब, देखें जज्बात में तो हर एक की होगी। मैं आज इस वक्त कायम हूं नवाज शरीफ और मरियम पे रेड क्रॉस लाइन नहीं हो सकते। नहीं, कल हो जाए मुझे नहीं पता, मैं कहता कल भी करके देख यार। मैं तो अपनी इंफॉर्मेशन है ना यार भाई, आपकी राय को मैं तो कब झुटला रहा हूं। आज तक है जितना बेबस लाचार नवाज शरीफ आजकल है ना, 3 दफा का वज़ीर-ए-आज़म से बेहतर हमारा कैमरामैन है। जितनी मिन्नतें उसने पिछले दिनों में की है एस्टेब्लिशमेंट से, अब मैं फिर खुल गया ना, फिर एक मसले, फिर एक पैमरा हमारे सर पे चढ़ाया हुआ। यार बात सुने, जनरल जिलानी सुने, 2 बंदे की नहीं, तो बात के परिंदे उठाने जाते ये 2 बंदों के तबादले की कर रहे हैं, लीडर बना रहे हैं। 2 बंदों के तबादले की कर रहे हैं। एक बंदे के दूर दूर के रिश्तेदारों के घर के जाके घुटनों से नहीं उठते, ये औकात है इनकी, घुटनों के पास बैठे रहते हैं। एक मिनट, एक फिक्रा सुन लो, एक फिक्रा। वो हाँ, भट्टी साहब नहीं ठहरो, अंदर लड़ाई कुछ और है। भट्टी साहब एक फिक्रा ले ले मेरा। पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ, आज आप एस्टेब्लिशमेंट से गोवर्ड ले दे, नवाज शरीफ कल पैदल भागता पाकिस्तान ना आए, मुझे भट्टी साहब मेरा एक फिक्रा ले। तो फिर अवामी लीडर का दो यार। आखिरी बात, एक बात, इसके बाद मलक साहब, मैं एक फिक्रा देना। 3 सितंबर 99 को मैं एक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से, उन्होंने फरमाया यार आप बात आ जाए, आप बहुत तनकीद करते हैं। मैं कहता गलती हो गई, माफ़ कर दे। उन दिनों में मैं कालम शालम लिखता था, आपसे पूछो। अच्छा, कहते हैं यार ओ अगले 5-6 इलेक्शन मेरे ही ने, उस वक्त वो अमीरुल मोमिनीन बनने जा रहे थे, तो पागल है 5-6 इलेक्शन। मैं फ़कीर आदमी ना, मैं क्या सर 25-26 सालों की प्लानिंग दे रहे हैं, मुझे तो अपने अगले सांस की नहीं पता। 3 सितंबर 99 की बात बता रहा हूँ। अचानक टीवी पे मैं उस वक्त के IG जहांगीर बरकी के पास बैठा था, जब नवाज पहले स्लाइड चली थी, मुशर्रफ को बरतरफ कर दिया गया, आर्मी चीफ को। जहांगीर बरकी अल्लाह जनरल से फौत हो गया, और भट्ट साहब को आर्मी साथ चली कि आकू हो गया। जनरल से बोले, पहले उसने बड़क लगाई, एक और अफसर भी था उनके साथ, वो अभी जिंदा है, उन्होंने बड़क लगाई, और मियाँ साहब ने नसाता भाइयों नूं इनका नाम लेके। आधे घंटे बाद आप दूसरा टिकट चला कि मार्शल लग गया। खुदा की कसम वो दफ्तर छोड़ के IG का भाग गए। ये औकात है इनकी। अच्छा, औकात की सुन। तो इमरान नवाज शरीफ उस वक्त मुझे आप तो अगले बूट पॉलिश करने की इजाजत नहीं दे रहे। 3 सितंबर 99 में और 12 अक्टूबर 99 में सिर्फ 1 महीना 9 दिन का फर्क था। अच्छा भट्टी साहब, औकात छोड़ देना, मेरी बात भी सुन ले। दुनिया की 7000 साल की तारीख है, उसमें जो छोटे मोटे पढ़े लिखे लोगों ने बताया, उसमें आज तक कोई बंदा 2 दफ़ा मुलज़म नहीं साबित हुआ जिसको कन्विक्शन हो कोई दुनिया की तारीख में, और वो मुल्क से बाहर चला जाए। ये एजाज़ है नवाज शरीफ का, वो इस सिस्टम को आपसे 10 गुना ज़्यादा बेहतर समझता है। मुझे तारीख में कोई दुनिया में दिखा दे एक बंदा 2 दफ़ा मुजरम डिक्लेयर और फिर मुल्क से बाहर चला जाए। ये उसको इस तरह चलाता है। मैं मिसाल देता हूँ। लैटिन अमेरिका के बहुत से जो डॉन थे ना, जो बेचते थे अपना हेरोइन, और वो कई दफ़ा जेलों से भागे हैं।
कई दफा वो उन्होंने जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को, यार सुन तो सही ना, और सुन तो सही ना, एस्टैब्लिशमेंट को पैसे दे के निकले उधर से, भागे हैं वो। तो जराइम पेशा लोगों को ना ग्लोरीफाई किया करो आप। मैं एक अर्ज करता हूं, ग्लोरीफाई करते हैं जराइम पेशा लोगों को। मलिक साहब ये सिस्टम को मैं बता यार, सिस्टम तो जो मैं मलिक साहब अर्ज करता हूं, देखिए आपकी ये बात ठीक है, इसमें नहीं, शुक्र है मान गया। नहीं, किसी ताकत का भी कानून नहीं। आज डीआईजी हमारे नए हैं, एसएन यूनियन ऑपरेशन, 24,000 पर्चे पिछले 6 महीने से हुई नहीं। ऐसे सीसीपी को तो अरेस्ट कर लेना चाहिए, आपने बदल दिया। अब जो आप कह रहे हैं, एक चोर डाका मारता नहीं पकड़ा जाता, दूसरा तीसरा 100 डाके मार लेता, तो सारे डाके जायज तो नहीं हो जाते? अगर नवाज शरीफ ठीक है, पैसे देता है, खरीद लेता है, क्योंकि सिस्टम को समझता है। सिस्टम को नहीं समझता। जिस मुल्क में अदालतों पे हमले करने वाले आजाद हो जाएं, कादी साहब, जिस आर्मी चीफ को घर भेज दिया जाए, आर्मी चीफ को गिरफ्तार करने के लिए राना मकबूल को एयरपोर्ट गिरफ्तार कर दिया जाए, वहाँ मेरे आप लोगों की क्या हैसियत है? हाँ वो कहे नवाज शरीफ खरीदार, ये तो लीडरशिप की बात ही नहीं कर रहा। बात ये नहीं है, बात ये है कि तारीख में मैं किसी तरफ खड़ा हूँ। देखिए मैं इसमें, मेरी इस मिसाल का कोई ताल्लुक नहीं है हमारी सियासत से। यजीद सिस्टम को बड़ा अच्छा समझता था, मगर हम हुसैन के साथ खड़े हैं, और हम यजीद को लीडर बना के नहीं पेश कर सकते, उसको एक मुजरम के तौर पर ही पेश करेंगे। क्योंकि राइट क्या, मैं बच्चों को क्या कहूँ, ओए तू अच्छा चोर बनना है ताकि चोरी करके तू निकल जाया कर। कल से अपने बच्चों को ये कहना छोड़ दें, सच ना सच बोलो, नेक बनो, ये टेक्स्ट बुक मॉरल्स बंद करें और जराइम को ग्लोरीफाई करना शुरू कर दें। वैसे अब जराइम को अपने बच्चों का मकसद बनाएं। चले बताएं शहबाज क्या कर रहा है, ये अशाइया किस लिए हो रहा है, जरा खबर की तरफ आते हैं। दानिश्वरी का भी शहबाज साहब की मुकम्मल डील हो चुकी है। अच्छा जी, जिस वक्त चाहें वो अदम एतमाद पूरे हो सकते हैं। 22 अरकान असम्बली पंजाब के उनके पास, अच्छा शहबाज के पास ग्रीन लाइट है आपके मुताबिक से ज्यादा है। हाँ, घर में फड्डा पड़ा हुआ मरियम साहिबा और शहबाज का कि वो चाहते हैं 23 तक इमरान खान को और नाकामियाँ मिले, इमरान खान और नाकाम हो। इमरान खान बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया आपकी तस्वुर से ज़्यादा। इमरान खान साहब के पास एक क्रेडिबिलिटी थी जब आए थे कि एहतसाब करूँगा, वो पैसा आप रिकवर नहीं कर सके। इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए सिर्फ 4 हलकों के लिए उन्होंने लॉन्ग मार्च किया। अब डस्के के इलेक्शन में जो रिपोर्ट आई है ना, उसके बाद इमरान खान की क्रेडिबिलिटी पीछे चले गई है। लेकिन बड़ी साहब अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। मैंने आपसे पहले इंडायरेक्टली पूछा था, मैं डायरेक्ट आता हूँ। मेरी इतलात है कि इमरान खान साहब कौमी असम्बली, पाकिस्तान की असम्बली में भी उसी हालत में जिस तरह पंजाब में है। फॉर ट्रू एग्रीड। बस क्लियर है, नवाज शरीफ को इमरान खान ने बाहर भेजा था। वज़ीर आज़म तो वो शहबाज शरीफ को इमरान खान ने रोका, शेख रशीद ने कहा ओए मेरे को नहीं बाहर भेजा जाता। छोड़ो यार, एक तरफ आप कह रहे नहीं, आप अपने सियाद में आ गए। एक तरफ कह रहे हैं नवाज शरीफ को इमरान खान ने नहीं भेजा, तो शहबाज शरीफ को फिर किसने रोका? इधर रोका ठीक है, उधर भेज दिया यार, खुदा का वास्ता। फिर यही मलिक साहब को आप कहते हैं, इसका मतलब है इमरान खान की भी चाबी किसी और के हाथ में है। को नवाज शरीफ को भेजते वक्त शायद वो एक पेज यार आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं थे, लेकिन बात ये नहीं। लेकिन यार मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि जिन लोगों को आप सिद्ध के दिल से जराइम पेशा मानते हैं, उनको ग्लोरीफाई ना किया करो। ये सिस्टम ही ना ग्लोरीफाई किया करो यार, उनका सिस्टम है। तो फिर यार इस तरह करो यार, जाने कैमरा घर ले दें भाई। यार की बता रहे हो लोगों को, यार बैठ के क्या बता रहे हो कि यार भट्टी साहब अपनी सीट पे बैठ के चोरी करो, यही सिस्टम है। काजी लिसन टू यार भट्टी साहब ये क्या बात है? काजी जरा बात करते, ठहर जो जरा, मुझे बताओ ये 22 करोड़ का हक नहीं कि टीटीपी से क्या मुआहदा आया? हक है आपका, मुझे कहा जा रहा है सारा कानून के मुताबिक हुआ है। मेरा सवाल है दुनिया का कौन सा मुआहदा? यार वो तो मैं ये कहता हूं कि आप जो है डकैतों को जस्टिफाई ना करो। अच्छा मैं काजी साहब, मैं मलिक साहब फिर डकैत ये क्या बताते हो? अच्छा काजी साहब, मैं मलिक ताहिर साहब समेत बहुत सारे हमारे दानिश्वर पढ़े लिखे ना, तरीके लबैक से क्यों मुआहदा हुआ, बड़ा जुल्म हुआ। तरीके लबैक ने अभी तक पाकिस्तान में कोई बमबारी नहीं की, दहशत गर्दी की कोई वारदात नहीं की मेरी इतला के मुताबिक। अगर आपने की हो तो बता दीजिएगा। कहीं उन्होंने हमारे फौजी जवानों को शहीद नहीं किया, एयरपोर्टों पे सड़कों पे बम नहीं मारे अभी तक। वो पुलिस वाले जो हुए हैं शहीद, उसका भी पता ही नहीं कि किसने किया किसने नहीं। तरीके तालिबान पाकिस्तान ने 80,000 पाकिस्तान में शहादतें की हैं। आपकी हुकूमत तो उससे डील करिए, वो मुआहदा पता है आपको किस बेस पे हो रहा है?
उस मुल्क में होता नहीं। चले बताएं वो, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान सुना नेगोशिएशन हो रही हैं, नहीं मुआहदा तकरीबन हो चुका है। वो तरीके तालिबान के कुछ आपस में लोग खुद तकसीम में, उनमें इस वक्त 23 दौर है जिसमें 5 कहते नहीं हमने पाकिस्तान में अटैक करना ही करना। तालिबान ग्रंटर बना, बुरा ना बनाया। सुना कि इस वक्त जंग बंदी है, इस वक्त मुज़ाकरात के वक्त कुछ नहीं हो रहा। सही है ना? उधर बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं। आपको पता है वो कहते हैं पाकिस्तान माफी मांगे। यार आप तरीके लबैक ना दहशत गर्दी की। नहीं भट्टी साहब, ये मुज़ाकरात में अगर पाकिस्तान का भला है तो इसमें क्या बुराई है? अगर पाकिस्तान कर रहा है तो सोच समझ के कर रहा होगा। उन दानश्वरों को कह रहा हूँ जो तरीके लबैक के मुआहदे के खिलाफ है। मैं मैं मुआहदे के खिलाफ नहीं, मैं कह रहा हूँ मुझे बताया मुआहदा क्या है। मैंने कहा है कुछ ना मम्मी डैडी आते हैं अंग्रेजी में, वो देखो ना ये हमारी इतने हमारी रीड कमजोर हो गई। मलिक साहब जी जी, आपको पता है कि जो अमेरिकी रियासत है वो 25 साल बाद रीडेक्ट करती है, अपने इन्फॉर्मेशन करती है। उत्थे यार चुप कर जाते हो, उत्थे ना नहीं लेंदे। अमरीका का ना आ जाए तो हाथ बन के खलोते होंगे हो बामा। हालांकि मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशत गर्दी का जो बजट है वो 800 अरब डॉलर का अमेरिका की जो फौज का बजट है, सारा इधर ही रखे अजय। इधर है गलतियां, बहुत सारी गलतियां ने। यहाँ आप जराइम पेशा लोगों को जस्टिफाई करते हैं और कहते हैं फिर पे आंदे जे, और उधर चुप करके बैठ जा। दिस इज हाउ द मॉडर्निस्ट एंड बूर्जुआ स्टेट वर्क्स। दिस इज हाउ द रूलिंग क्लास ट्रीट्स अस। इट इज वेरी बैड। इसका हल ये है कि सबसे पहले तो डकैतों को अवाम का हल बताना बंद करें। अच्छा, लोगन अवेयरनेस से करो और फिर आया जो डकैत बुए खोल दो। उनको बताओ ये भी गलत है, ये जो अंदर बैठ के परमानेंट रूलिंग लीड करिए ये भी गलत है। इसके लिए पॉलिटिकल स्ट्रगल करनी है, इसके लिए ये डकैत हमें ठीक नहीं करके देंगे। चलिए भट्टी साहब आप बताएं क्या हाल है? चलिए भट्टी साहब से उसका हल ये है कि इमरान खान साहब को 25 साल के लिए वजीर आज़म अनाउंस कर दे, पेट्रोल 2000 रुपये लीटर हो जाएगा। अच्छा, चीनी 1300 रुपये किलो हो जाएगी, 1300 रुपये किलो हो जाएगी। गरीब आदमी भूखे खत्म हो जाएंगे। तो सारे मसाइल का हल है। इमरान खान साहब को आप 25 साल शादी करें, 25 साल के लिए बना दे। ये बड़ा जबरदस्त आइडिया है, उसमें क्या बुरी बात है? चलो 24 कर देते हैं। नहीं ना, पंजी तो एक टका घट नहीं भाई, 24.5 ना एक पैनी दे भी कोई गारमेंट नहीं है, कोई गलीन नहीं। अच्छा भट्टी साहब आपके पास क्या खबर है? पार्लिमानी कमेटी के अंदर क्या बातें डिस्कस हुई हैं और इमरान खान ने क्या बातें की, मुझे है खबर? गाइस साहब पार्लियामेंट में बड़ी अच्छी हुई है, खुसूसन एक अहम तरीन शख्सियत को कहा गया। इमरान खान तो नहीं थे उसमें, बाजवा साहब थे। मैंने कब कहा? एक बाजवा साहब को किसी ने कहा होगा आपके दोस्त नहीं आए, उनके दोस्त को उन्होंने कहा मेरे दोस्त नहीं मेरे बॉस हैं। उधर बहुत सारी गुफ्तगू खुल के, लेकिन इस दफ़ा कादी साहब पंजाबी कहते ने ना, कमर जवेद बाजवा ने आपकी अपोजिशन की बोलती बंद हो गई है। अरे वो कैसे? और यार आप सोच नहीं सकते, खुशामद की एक कंपटीशन था अंदर। वाह वाह, दोबारा? वो पहले भी तो ऐसी नहीं, चुबारा। अच्छा, रात को ना लाई पारा। जनाब आप हैं हमारे हैं। उन्होंने कहा है सर अफगानिस्तान में जो स्ट्रेटेजी बनाई है ना आपने, जीता कौन है? दुनिया को आपने अमन दिया है। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, मैं दस देना। भट्टी साहब चमचागिरी में लगड़ बगड़ है ना, लगड़ बगड़। एक आधा सवाल थोड़ा सा तंजिया हुआ है, टॉन्ट वाला। वो केड़े पास हुआ है भट्टी साहब? वो आया यार आजकल डीजल बड़ा महंगा हो गया। अच्छा चलो ठीक, मैंने नहीं पता क्योंकि मैं ज्यादा सफर करता नहीं हूँ, डीजल ज्यादा महंगा हो गया। साइकिल चलाते बाकी तो कश्मीर कमेटी का मौका ना दियो। अच्छा, उधर किसी ने नहीं कहा कि सर लबैक का दसौदे से की हुआ है। उधर तो सर हालात को बहुत क्राइसिस से निकाला है आपने। पाकिस्तान इमरान खान है ना, इकॉनमी खत्म कर दी है सर, अनबिलीवेबल है। नाल ही काने च मियां साहब मैं परसों सरकार को गया सा, मिन्नत कर ले गए थे कि अल्लाह का वास्ता कंसीडर करो, आपको समा बता देता हूँ उसका। यार आपने तो ची गुवेरा को साढ़े ची गुवेरा नु तो खुवारी कर देता है मलिक साहब, ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। को 35 मिनट अहम तरीन शख्सियत ने इंतजार करवाया, 35 मिनट बाहर बाई रखे है, बाहर रखा कि सब बिजी हैं। इनकी औकात ये है अंदर पैर फादे ने, बाहर आके कहते ओए छुड़ांगे नहीं। यार काजी साहब कौन से सूल, कौन सा कानून, मैं आपको क्या बस छोटी सी खबर मैं भी आपको दे दूं अपना, जिस खबर रहेगी इस तो बात नहीं एक बड़ी शख्सियत जिनकी बात कर रहे हैं, बड़ी बात है, मैं दिल से कह रहा हूँ, मजाक कर नहीं कह रहा, क्योंकि बात हो रही थी कौमी सलामती भी, और मुझे खुशी हुई इस कमेंट पे। उस साहब ने उन्होंने ये भी कहा कि भाई कौमी सलामती का बराह रास्त तल्लुक आपकी इकॉनमी से है,
मेरा ख्याल इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता। बस ये भी समझे कि वहाँ पे भी ये कंसर्न हो रही है कि पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ जा रही है, और इस पे कोई बहस नहीं, पूरी दुनिया इस चीज़ पे कन्विंस हो गई है कि डिफेंस हो, वॉर हो, फौज हो, सबका ताल्लुक इकॉनमी से। मलिक साहब जब ब्रेक से पहले जब उन्होंने कहा था और की वारदात पे कर दियो लाहौर जी बना रहे हो, इसहाक डार को कहा था ना, ये है इनकी सियासत, लूट मार। उन्होंने कहा ये रुपए की कमीशन लिया, सियासत भी तो होती है। घटिया लोग तो 100 रुपए का डॉलर किया हुआ था, बड़ा जुल्म किया आपके साथ। यार घटिया तो आप ही कहते हैं इनको, 5% लेकिन ये उन्होंने कहा था ना, आने बड़े हालात खराब थे, सही कह रहे हैं हम। तो एक ब्रेक के बाद आते हैं, हम अच्छे लोग ढूंढ के आपके ऊपर उनको करेंगे मुसल्लत, हम जराइम पेशा लोगों को आपका मल जाओ मावा खुदा न खास्ता कभी नहीं बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। इसके बाद बहुत सी बातें और बहुत सी खबरें जो आपके साथ। अफगानिस्तान में कहत, महंगाई का तूफान, यूरोप में कोरोना। वेलकम बैक। बट साहब, अब अफगानिस्तान में कैद का ख़तरा है और ज़ाहिर है कि इन्होंने जो कुछ यहाँ किया है, और मैं इसको बिल्कुल 9/11 से शुरू नहीं करता। सबसे बड़ा धोखा हम आवाम के साथ ये करते हैं कि हम कहते हैं ये सारा 9/11 नहीं, ये 78 26 अप्रैल तो शुरू है ऐसी, और ये बल्कि उसके बाद अगर आप देखें तो 86 तक का जो अफ़गानिस्तान था उसके जितने फिगर्स थे, सोशल इंडेक्स जो था वो पाकिस्तान से बेहतर। नहीं काजी साहब, थोड़ा करेक्शन हमारी तारीख के लिए, ये अपना जब दाऊद का दौर था तब की बात कर रहे हैं? जब दाऊद का तख्ता ख़त्म हुआ। कब हुआ? ये 1978 26 और 27 अप्रैल की दरमियानी शब को हुआ। अच्छा। और जब ये आए थे तो उस वक़्त हुआ ये था कि यहाँ 90% जहालत थी, लोग अनपढ़ थे। जब लेट 80s में अमेरिका ने मुदाखलत शुरू की तो उस वक्त जो 30% औरतें ब्यूरोक्रेसी में थीं, 70% टीचर्स औरतें थीं, 40% बच्चियाँ जो हैं वो डॉक्टर थीं, और आधी जो यूनिवर्सिटी में बच्चे और बच्चियाँ पढ़ रहे थे उनमें आधी ख़वातीन थीं। ये एक जदीद समाज के तौर पर डेवलप कर रहा था, जिसको ख़त्म करने के लिए एजेंट गैरी आया था, और जिसने अमानियात मेली नामी एक सबसे पहले उसको $5 लाख की रिश्वत दी थी अफ़गानिस्तान इनकलाब को बर्बाद करने के लिए। आज जहाँ बच्चियाँ जुलूस निकालती हैं और उनको गोलियाँ लगती हैं, उस वक़्त आधे समाज में बच्चियाँ जो हैं वो ये सब कुछ कर रही थी जब हमने ये हेरोइन के पैसों से यहाँ पे। अब क्या सिचुएशन है? अब सिचुएशन ये है कि वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जी हाँ। वहाँ पे कारपेट बम्बिंग के बाद जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था नूर मोहम्मद तरकी ने, नूरुल अमीन ने या बब्र कारमल ने, उस वक्त वो उसका बर्बाद हो चुका है। वो एक खंडर है और एक रियासत आपके पहलू में बिठा दी है हमने। वहाँ हमने कई $ट्रिलियन के जो डेजी कटर बम मारे हैं, ठीक है। वहाँ बहुत से बम ऐसे थे जो उन्होंने चेक किया है, दवाइयाँ चेक करते हैं बंदे को आके वहाँ मारे हैं। अब ये हालत है, उनको कोई, और ऊपर वो तालिबान बैठे हुए हैं, ये इशू है। तो ये 1978 को शुरू हुआ था और ये एक जदीद तरीन तरक्की करती हुई रियासत थी जिसको बर्बाद किया, और जिसमें जनरल नसीरुल्लाह बाबर का बहुत बड़ा हाथ था। और उसने बात जो की थी जाके उस वक्त सदर कार्टर का, जो भुट्टो का भी नाम है, भुट्टो की हुकूमत थी, भुट्टो की भी हुकूमत थी, भुट्टो भी इसमें शामिल था। और यकीन कर लो, मेरा कोई बिरादरी नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं देगा, यकीन करो, मैंने किसी जराइम पेशा लोग नाल मेरा रिश्ता नहीं होया। हाँ जी बड़ी साहब, आपका तो चीन बड़ा हमदर्द है। अफगानिस्तान में मेरे ख्याल में अमेरिका 20 साल उसे अमन का गवारा बनाने नहीं आया था, केमिकल बम्बारिंग और जो तबाह करने आया था। क्या इन फ्यूचर अब अफगानिस्तान में जो हमारे भाई हैं, ये जो क्राइसिस में आए हैं, कहत की पोजीशन में आ गए हैं, कोई रेस्क्यू करता हुआ मुझे नज़र नहीं आता। बज़ाहिर ऐलान बड़े होते हैं लेकिन प्रैक्टिकली ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ दूर लग रहे हैं मुझे। ये इनकी मुश्किलात में इजाफा लग रहा है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, इनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। बच्चों, औरतों को जो है उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात पैदा होंगी। खौफनाक सर्दी होती है वहाँ पे, अब सर्दी आ रही है, उस सर्दी से बचाव के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे है, कोई अस्पताल वहाँ पे हैं क्या, कोई ऐसे लोग वहाँ मौजूद हैं जो एक जदीद रियासत की तश्कील कर सकें। और उसके बाद अमेरिका और चीन की जो आपस की जंग है, ये जो दरिंदे हैं, आप कहते हैं ना TLP, ये तो TLP तो क्या हमने कहना है, इस वक्त सबसे बड़ी दहशतगर्द तो अमेरिका की फ़ौज है जिसने पूरी दुनिया की जो है वो उधर कारपेट, इराक में क्या किया, शाम में क्या किया, अफ़गानिस्तान में क्या किया, जिनकी हम तारीफ़ करते हैं और बैठा होता है वो क्या नाम है, सारे जो है वो उधर जो शुगल सोसाइटी बैठ के उनकी तारीफ़ कर रही होती है। मैं समझता हूँ इस वक्त दहशतगर्दी का सबसे बड़ा बजट किसका है। तो आप दूसरे मुल्कों में हर 2 घंटे में एक बम, आप 1 घंटे में 3 बम फेंकते हैं अमेरिका के लोग इस दुनिया पर, तो वो दहशतगर्द कौन है फिर भट्टी साहब? मैं तो कह रहा हूँ इस दहशत गर्दी की अमाज गाही अमेरिका, उसने अपना असला बेचना है
अफ़गानिस्तान भी मलक साहब लोग कहते थे शुरू में कि जी ये चले गया है, चीन ये कर देगा, रशिया ये कर देगा। अब मुझे बताएं उन्हें गए हुए कितना अरसा हो गया, उधर तो लोग बुनियादी एक खंडरात है। ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखें ये अब चीन कहाँ गया? मैं बताता हूँ, मैं उसी तरफ आने लगा हूँ। देखिए मतलब वो आपने काजी साहब ने जो नुक्ता नज़र दिया, मेरा उससे बहस नहीं। मैं आज का अफगानिस्तान आपको बताने लगा हूँ। 70% ये नहीं पावर्टी की मसला नहीं, 70% आबादी को चांसेस है खाना नहीं मिलेगा। मैं गुर्बत की बात नहीं कर रहा। 70 देखे 100 में से 70 बंदे के पास खाने को कुछ नहीं है। जो भी अच्छे बुरे इलाके की मैं बात नहीं कर रहा। ये 3 महीने तक पहले ना वहाँ पे 10 लाख लोग इंडस्ट्री में काम करते थे, 30,000 रह गए। 9,70,000 बेरोज़गार हुए हैं। आपके स्कूल कॉलेजेस के जितने टीचर हैं, हुकूमत की हालत है। उन्होंने कहा भाई हमने भी बड़ी कुर्बानी दी है इस मुल्क को बनाने के लिए, आप ये कुर्बानी दें। 3 माह से सैलरी मिली, आगे वो सैलरी मिली। 9 अरब आपका फ्रीज है। वो काजी साहब आप सही कह रहे हैं। वजूहात क्या? मैं जो वेस्ट ने कंट्रोल कर लिया, उन्होंने $9 बिलियन आपका छीन लिया। अब जो क्वेश्चन है, जो समझने वाली बात है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का मसला गया। देखिए अफगानिस्तान एक ऐसी समझ ले एक दोशीज़ा एक ऐसी लड़की है जिसका वाली वारस कोई नहीं। अगर वहाँ गुर्बत आती है ना, तो मैं आपको बड़ी एक सिंपल सी बात कहने लगूँ। अफ़गानिस्तान एक ऐसी बनेगी, प्रॉक्सी वार की एक ऐसी इन्वायरमेंट मिलेगी जहाँ पे क्या जंग होगी। पाकिस्तान, ईरान, रशिया, टर्की, अमेरिका, चाइना, ये सारे आ जाएंगे और ये इतनी ख़तरनाक गेम बनने जा रही। जब आप गुर्बत पे आ जाएंगे, खाने के आपके पास नहीं होगा, तो आपकी जो ज़िंदगी है वो वॉर बन जाएगी। और ये सारी वॉर तो बन गई है ना, जहाँ आगे आ रहा है प्रॉक्सी वॉर। मेरी सब मिशन है, आप खुद फरमा रहे हैं 70% लोगों के पास खाना नहीं है। आज तो वो क्या है, वो लड़ेंगे, क़यामत ही है ना, वहाँ खाना जंगी है ना। वैसे कौन माँ अपने बच्चों को भूखो और कौन बच्चे अपने माँ बाप को भूखे देखे? सर ये हो रहा है उनके साथ। कादी साहब ये फिर क्या स्ट्रेटेजी बनाई है? अमेरिका चले गया, चलो तालिबान को फतह हो गई, अमेरिका को शिकस्त फाश हुई, भारत का अरबों पे। अब जिन ममालिक ने वादा किया था बीमा पाकिस्तान, चीन, हम अरबों खरबों रुपये देंगे, हम इसे तबाह नहीं होने देंगे, इसे तामीरी तरक्की करेंगे, हम बम नहीं मारेंगे। नहीं, चाइना की इन्वेस्टमेंट है सारी उसमें है, अपना जो वो क्या होती है माइनिंग में है उनकी। नहीं माइनिंग में $3 बिलियन आपके बकौल अफगानिस्तान के 70% लोग भूख से मर रहे हैं। फूड क्या है फिर? क्या इन बेचारों का तो ये फिर जंग तो पाकिस्तान में आएगी। अफगानिस्तान के क्या करने आ रहे हैं? मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो आप अपोर्शन करें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जितने सारे थे ना, मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे जो तालिबान, मुस्लिम लीग नून और ये जो बनी थी ना MQM, ये तीनों बहनें हैं। और इनमें से अफ़गानिस्तान की तबाही भी इन्हीं के हाथों से हुई थी, जब उस डिक्टेटर का ये साथ दे रहे थे, जिनको आज हम बेल आउट करने की कोशिश करके वहाँ आपको बताते हैं ये आपके मसाया हैं। ये मसाया नहीं है, इस रीजन को बर्बाद किया है इन्होंने। पहले तो ये समझ लें, फिर बात करेंगे कि ठीक किन्हें करना है। हूँ आने हैं पाकिस्तान नहीं, इस नहीं, इससे एक फिक्र है थोड़ा सा कि वो वज़ीर ख़ारजा साहब आ रहे हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से इमदाद लेने। अब मेरा सवाल ये आप दोनों से कि यहाँ हमारे अपने 42% जो बच्चे हैं 100 में से 42 उनके पास खाने की कमी है, वो उनकी ग्रोथ सही नहीं हो रही, तो हम उनकी क्या इमदाद कोई मदद नहीं कर सकते, कोई मदद नहीं कर सकते। चलो अब आगे चलें। जहाँ नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हो ना, वहाँ आप कोई मदद नहीं कर सकते, और 1 दफ़ा इमरान खान रहे हो, वहाँ कोई मदद नहीं हो सकती। आगे चल रहे हैं जरा, ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जी कि ये भट्टी साहब ने महंगाई की। भट्टी साहब से मुराद मीडिया ने महंगाई की है, तो वो जरा देख लेते हैं क्या है। हमारा जो मीडिया है उसका रोल ये रहा है कि जो भी चीज आती है उसको हमने 3 गुना करके मीडिया पे दिखाना है, जिसकी वजह से मार्केट सेंटीमेंट ही तबाह बर्बाद हो जाता है। सुबह एक टीवी ने कह दिया कि जी चीनी जो है जी वो मिल ही नहीं रही है या 160 के ऊपर है, और वही चीनी एयरलिफ्ट के ऊपर आप ऐप के ऊपर चले जाएं तो आप जो है वो आप 100 रुपए के ऊपर भी मंगा लें। तो इस तरह से जो एक पूरा हमारा एक दौर है कि नहीं सनसनी ही 24 घंटे चाहिए, उससे हम अपना भी नुकसान कर रहे हैं, मुल्क का भी नुकसान कर रहे हैं। लेकिन बाहर ये एक इशू है, इसको भी इंशाल्लाह डील करेंगे। जी, एक तो फवाद चौधरी के मुताबिक इस मुल्क में सब बुराई की जड़ मीडिया है, और वो एक इशू है और उसको भी वो डील करेंगे। अरे में डील लगाएं जोर, कौन कह रहा ना लगाए ना। वाची सब जितनी ताकत है कमी ना कोई छोड़े। लेकिन बड़ी साहब मैं जो डेविल्स एडवोकेट नहीं 2 मिनट थोड़ा सा 2 मिनट। वो कह रहे हैं मीडिया 3 गुना। अगर चीनी आपको 150 रुपये मिल रही है और जो बुरा है गंद है 90 रुपये अला, अगर आपके घर की 2 रुपये बिजली कल परसों महंगी हो गई है, इससे पहले 7-8 रुपये पेट्रोल हो गए थे, आप कितनी झूठी खबरें देते हैं? आप भी तो मीडिया है ना, फिर आप भी झूठे हैं।
मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको कल का प्रोग्राम याद हो तो उसमें डॉक्टर शफाक हसन खान ने कहा था कि ये जो आपकी चीनी महंगी कर रहे हैं लोग, ज़रा चीनी पर किन लोगों का कब्जा है? चीनी कितने % जहांगीर तरीन पैदा करते हैं, कितने % शहबाज शरीफ पैदा करते हैं? सारी पार्लियामेंट में बैठे हैं, सारे पार्लियामेंट में भी कादी साहब के साथ है। वो कह रहे हैं मीडिया मैं और आप जिम्मेदार हैं। आप नहीं ना, और मेरी पूरी गल सुन ले लोंदी ना, उनको आप पकड़ नहीं सकते। मेरा गिरबान बड़ा आसान है पकड़ना, आगे पकड़ लो, मुझे घसीट लो। उनको नहीं ना पकड़ सकते भट्टी साहब, उनके जेबों में MNA है। काजी साहब आप खुद मुझे कह रहे थे कि मैं निकला तो एक औरत बिलक रही थी भूख से और अल्लाह ताला ने आपने जो तौफीक दी। आप ईमानदारी से बनाए, रोजाना आप लाहौर रहते हैं, कितने लोग मुस्तक आपको मिलते हैं? क्या मीडिया कितने मिलते हैं कि हम उनके कुछ नहीं कर सकते? भट्टी साहब थोड़ा सा भट्टी साहब अल्लाह देता है। भट्टी साहब मुझे बताए, गंदुम की कीमत मीडिया ने बढ़ाई, मीडिया भी वही गंदुम खरीदता है। चीनी, दाल, रोजमर्रा की अशिया, बिजली का बिल, मेरे घर 70 रुपए से आ रहा जाता, किसी के 25 आ, इसके सारे जिम्मेदार हम हैं। तो फिर ये हुकूमत क्या कर रही है? ये जिस गाड़ी पे आए थे ना वो आपके पेट्रोल से चलती थी, इनका ड्राइवर था, इनके जो गनमैन थे ना वो अवाम के पैसों से। अच्छा भट्टी साहब जरा 1 मिनट, मेरा हम सीनियर, मैं तो आपसे भी एज में बड़ा हूँ, मेरा आपसे सवाल ये कह रहे हैं कि मीडिया सारा करता है। मुझे एक सादा सा सवाल का जवाब दोनों से चाहिए। आप अपनी उम्र को सामने रखें, इससे ज़्यादा आपने ज़िंदगी में मीडिया कंट्रोल देखा है अपनी पूरी लाइफ में? मेरी बदकिस्मती ये है कादी साहब, मलक साहब, मैं जितना मीडिया को जलीलो रुसवा इस हुकूमत कर रही है और ऐसे ऐसे हम पे लोग बना दिए, मैं हल्फन कहता हूं कि हम उनकी प्रेस रिलीज नहीं छापते थे। तो फिर भी हम प्रेस रिलीज वो लेके आते थे 7-10 लवाजमात कुछ लोगों के लिए। अब हमारा क्या कसूर है भाई कि मीडिया कीमतें बता रहा है? भाई मीडिया भी यही चीजें खरीद रहा है। ये कैमरामैन सारे इनसे पूछे ना, इनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, ये चीनी कितने की लाए हैं, आटा कितने का लाए हैं, नहीं दवाई कितने का, बिजली का बिल कितने? बट्टी साहब ये देखें, ये आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ जो कि एक शहीद हुआ है साफ़ी, उसने तस्वीर बनाई थी सिंध में तिलोर के जो अपना एक है शिकारी, ये उसका भाई की तस्वीर है, मेरे ख्याल उसको मार दिया गया। अब भट्टी साहब हुआ क्या है यहाँ? अपनी जाती आज़ादी साफत है। यहाँ एक साफी है, पता नहीं चुकिया जाता है नहीं चुकिया जाता, जेडे चुकते हैं वो भी चवल ही मार देने, अं चुकी दे नेशनल ना ही चुको तो चंगा है। और वहाँ पे सारे पहुँच जाते हैं, हमारे इदारों के आला तरीन लोग उनके घर पहुँचते हैं। इसको कोई पूछेगा? इससे पहले सिंध में एक साफी शहीद हुआ था, उसको कोई पूछेगा? भी पीपल्स पार्टी ने एक बंदा मारा, अब भी जो मारा, ये मुल्ज़म है, ये आपका मुल्ज़म है जिसने एक नाहक इंसान को कत्ल कर दिया। इनसे पूछो कि ये सहाफ़ी तो शहीद हो रहे हैं। फवाद चोई साहब, कितने सियासतदानों ने ताकतवरों के खिलाफ करके कुर्बानियां दी, इधर तो गिरगड़ की तरह हुकूमतें बदलते हैं। आप हर चीज पंचिंग बैग बना लिया मीडिया को। क्या किया मीडिया ने? मैं जवाब देना चाहता हूं। ये जो आदमी शहीद हुआ और ये जो मुल्ज़म बैठा है, अब मुझे बता दें इस साफी की महीना इनकम कितनी थी? इसको खबर देने का क्या फायदा मिला? फवाद चौधरी साहब आप हमारे दोस्त भी हैं, साबका कुलीग भी हैं, मेरे तो वैसे भी फैमिली रिलेशन भी आपके हमारे बड़ों के बड़े रहे हैं, एक ही जिले से हैं। बात ये है कि जराइम के जिस चौकट्ठों पे ये रियासत खड़ी है ना, उनको आप हाथ डालेंगे हुकूमत गिर जाती है, उनको आप हाथ नहीं डाल सकते। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप जानते हैं ये कौन है। सवेरे चीनी की कीमत दे पैसे जेब में पा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज महंगी हो गई है, उनको आप नहीं पकड़ सकते, कादी साहब उनको नहीं पकड़ सकते आपके। मैं कादी साहब ये देखें, ये अजीज मेमन है, ये अजीज मेमन है जिसने ये कहा था कि ओए इन्होंने पैसे ते दे दो जिन्होंने लेके आए हो वर्करां नू। अच्छा, उनको पैसे नहीं दिए, वो रो रही थी। अच्छा कादी साहब, मेरा आप दोनों से सवाल है, ये हमारा सिंध का भाई शहीद हो गया, अजीज मेमन दूसरा करो, ठीक है। अपोजिशन जमाते पिंडी इस्लामाबाद में लोगों को तशद्दुद हुआ जो नहीं होना चाहिए था, उनके घर चले गए, इनके घर क्यों नहीं जाते? गरीब के खून की कोई कीमत नहीं है क्या? इंसान की, गरीब की जान की कोई हमें एक कैमरामैन, एक रिपोर्टर, एक नामा नगार क्या कीड़ा मकोड़ा है? मुझे बताएं। एक सादा सवाल आपसे करता हूं कि जिस वजह से आज बिजली ने सियासत को बर्बाद कर दिया है, अगर 1994 के मुआहदे खोले जान तो कोई बंदा उत्थे वाकई चीफ गुवेरा बैठा। मैं आपसे सवाल, एक मिनट बड़ी साहब, अगर चीफ गुवेरा बैठा हो तो सब तो पहले अंदर कौन होएगा? चलो मैं बट्टी कल मैं बंदा सुना कौन अंदर होएगा? 94 के मुआहदे कौन अंदर होता है? मलक साहब मैं एक ट्रेड यूनियन नहीं ना दस ही नहीं सके। हाँ हम एक ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ, मुझे सहाफी लोरा लाई या किसी आम इंसान को भी, अजीज मेमन शहीद हुआ, ये शहीद हुआ,
अपोजिशन नंबर गेम करने इस्लामाबाद चले गई, वो भी वहां उनको भी नहीं होना चाहिए था। क्या ये इंसान नहीं है, ये शर्म मखलूक नहीं है? मुझे बता दें, गरीब के खून की कुरान में कहाँ लिखा है कि हैसियत नहीं है? मेरा कुरान तो कहता है कि एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है, पूरी इंसान। वो मुसलमान तो फिर इधर का है? मैं आपको थोड़ा देखिए, बाडीटोन वाले इंसान ही थे, वो भी इंसान थे। काजी साहब, हम तो सबकी जो जहाँ जुल्म है हर जगह जुल्म है। एक पॉइंट है, देखें जो जहाँ पे फंसे हुए हैं, मेरे लिए हम सबको हो गया है मेरा इस्लाम मेरा पाकिस्तान, मेरा मतलब ये हम बड़ी ज़्यादती करते हैं। मतलब छोटी सी बात है, वज़ीर आज़म साहब ने बहुत अच्छा किया, उन्होंने गवर्नर सिंध को कहा कि भाई इस पर GIT बनाओ और इस पर इन्वेस्टिगेट करो, ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मगर जब आप सिलेक्टिव इंसाफ करते हैं, आप वाली बात है कि मैं कोई लड़ाई नहीं कर रहा। मतीउल्लाह जान के साथ जो आपके सामने है, फवाद चौधरी ने आके भट्टी साहब आपके शरीफ में एक बंदे को थप्पड़ मारा, आपके 2 सालों से दुबई है, जो उसके खिलाफ मेरी गुजारिश है कि जब आप एक असूल बना लेंगे कि इस मुल्क के किसी भी साहबी पे जुल्म होगा तो हम उसके खिलाफ उठेंगे। तो जब सिंध में पीपल्स पार्टी, अच्छा मेरी बात सुने मलक साहब, आपसे भी एक सवाल है। देखें, हमारे लिए आज भी मैं यकीन से कहता हूँ, हम फवाद चौधरी साहब के बारे में कोई झूठी खबर नहीं देंगे, जो मर्जी हो जाए। समी इब्राहिम को थप्पड़ मारा, कोई GIT नहीं, सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में। मुबशर लुकमान को मारा, सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में। तूर को मार, डॉन के चीफ रिपोर्टर है सनाउल्लाह साहब, उनके साथ गर्मी सर्दी हुई फवाद चौधरी की पार्लियामेंट में खबर देने पे, उस पर इन दोनों लोगों पर GIT क्यों नहीं बनाई इमरान खान साहब ने? क्या हमारा खून कुछ सफ़ेद है, काला है, इसकी हैसियत कोई नहीं है? क्या कानून क्यों मुख्तलिफ है? ये तीनों मुजरिमाना इक़दामात थे, इस पे ना करना हुकूमत की नाअहली नहीं बल्कि मुजरिमाना गफलत है। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी BBC की तरफ से खबर आई है कि 5 लाख लोग खतरे में हैं और मज़ीद अमवात का खदशा है यूरोप में। तो क्या अगर यूरोप जैसी डेवलप्ड सोसाइटी में ये सब कुछ होने जा रहा है तो हम कितने वल्नरेबल होंगे? अब तक तो खुदा का शुक्र हम बेहतर है। हमारे साथ लंदन से मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा अदीम, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब यूके से हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। एक तो मुझे ये डॉक्टर साहब बताएं कि ये क्या खबर वाकई जो है इतनी संजीदा है या ये मीडिया इसको हाइप दे रहा है, और अगर वहाँ पर ये सब कुछ होने जा रहा है खुदा ना खास्ता तो इसका हमारे मुल्कों पर क्या असर पड़ेगा? डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब। सबसे पहले तो मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि कोई भी पैंडेमिक जब क्रिएट होता है तो वो उसको कंप्लीट, मुझे लगता है हमारी आवाज़, हाँ जी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, मुझे आवाज़ आ रही है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। अच्छा, तो 3 से 5 साल तक का अरसा लगता है किसी भी पैंडेमिक को सेटल होने को। हमें जितनी जल्दी हम इस पैंडेमिक और इस वायरस को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे और इसकी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करेंगे उतनी जल्दी बेहतर है। ये जो विंटर का मौसम होता है यूके में या यूरोप में, ये काफ़ी, इसमें आपको जैसे पता है कि इसमें सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसमें और बहुत सारे वायरसेस जो हैं वो सर उठा लेते हैं और एक 11 के फ़लसफ़े को मद्देनज़र रखते हुए वल्नरेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, स्पेशली उन लोगों में जहां इम्यूनिटी लेवल कम हो, उम्र ज़्यादा हो या उनको कोई और जो दूसरी बीमारियां हैं जैसे दिल की बीमारी, सांस की बीमारी या डायबिटीज़, ये लोग ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। दूसरी बात जो आपने कही है मीडिया हाइप, यस, इसमें कुछ अमल दखल इस बात का होता है कि वो पंजाबी में कहते हैं मारे नालो डराया चंगा, तो ये उसको देखते हैं कि लोगों को वार्न करते हैं कि देयर इज़ अ पोटेंशियल तो ये है ना कि अगर आप मोटरवे पे जा रहे हैं और आपके एक्सीडेंट का पोटेंशियल है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर मोटरवे पे ऊपर जाने वाला बंदा जो है उसका एक्सीडेंट होगा ही होगा। देयर इज़ अ पोटेंशियल कि इतनी डेथ्स एक्सपेक्टेड हैं लोगों ने। यहाँ डॉक्टर साहब गुजारिश सबमिशन है, BBC की रिपोर्ट है, BBC के मुताबिक कि अल्लाह ना करे कि 5 लाख हलाकतें हो सकती हैं। 5 लाख बहुत बड़ा नंबर है, तो डू यू थिंक खुदा ना खासा इतना नुकसान हो सकता है यूरोप में? मैं इसके एज अ प्रोफेशनल कैटेगोरिकली आपको बता सकता हूँ कि ये एग्जेजरेटेड फिगर्स हैं, इसके पीछे कोई साइंटिफिक इसका एलिमेंट नहीं है। आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन जिस तरह यहाँ के यूके में 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों को
वैक्सीन लग चुकी हैं और बूस्टर भी धड़ाधड़ लग रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जो डॉक्टर साहब सॉरी टू कट यू, ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है, उनका कहना है कि 500,000। मेरा आपसे इसके साथ एक क्वेश्चन भी होगा, क्योंकि पाकिस्तानी आपको पता है बेशुमार यूरोप में है, लंदन में मेरे लिए बेशुमार पाकिस्तानी है। अगर ये इस तरह दोबारा यूरोप में ये अटैक करता है तो इसका पाकिस्तान पे क्या इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी तो आते जाते हैं यहाँ पे। जी, मैं आपको बताऊं कि मैं परसों ही रात को वापस आया हूं और लाहौर एयरपोर्ट पे जो मैंने हालत देखी है, अल-अमान व अल-हफीज़, यकीन कीजिए 4 फ्लाइट्स इकट्ठी जा रही थी और कुछ आ रही थी। वहाँ पे मुझे यूं लगता है कि जब वो लोग टेलीफोन करते हैं मोबाइल पे एक दूसरे को और जो रिकॉर्डेड मैसेज कोरोना वैक्सीन के बारे में रिले होता है, उस वजह से पता चलता है कि इस मुल्क में भी कोरोना है, वरना लोग इतने इनडिफरेंट हैं। जो पिछली यूके वेरिएंट फैला था पाकिस्तान में, उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान ने बॉर्डर खोल दिए थे, यहाँ पे लॉकडाउन था, लोगों ने ये समझा कि यहाँ पे अंदर रहने की बजाय पाकिस्तान जाएं, वो अपने साथ वायरस ट्रैवल लेके गए। अब जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे बहुत सारे लोग डबली वैक्सीनेटेड हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि हज़ारों लाखों की तादाद में फुटबॉल स्टेडियम में देख के लोग अब मैच देख रहे होते हैं। तो अब वो वाली सिचुएशन नहीं रही जो आज से साल या 1.5 साल पहले थी। यस, अगर यहाँ से इन्फेक्टेड लोग या वायरस को कैरी करके पाकिस्तान लेके जाते हैं तो पाकिस्तान में वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है। मैं जहाज़ में आते हुए ये बात सोच रहा था कि क्या वजह है कि इतनी कम डेथ्स हुई हैं पाकिस्तान में एज़ कम्पेयर टू यूरोप इंडिविजुअल कंट्रीज़। तो मैंने सोचा कि एक वजह तो ये हो सकती है कि पाकिस्तान में जो यंगर पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, उनके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत भी ज़्यादा है और इस वजह से वो शायद वल्नरेबल कम है और वहाँ पे डेथ्स कम हुई हैं। डॉक्टर साहब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए प्रिकॉशन में, अगर आने से पहले कोई आप एडवाइस कर सकते हैं हुकूमत पाकिस्तान को कि हमें अभी कुछ ऐसी सिचुएशन में कोई मेजर्स लेने चाहिए इस वक्त, ताकि आने वाले टाइम में हम महफूज रहें? मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि जो मेजर्स हैं, SOPs जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इन प्लेस किए हुए हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है मेरे ख्याल में 1 या 2% भी नहीं हो रहा। मैं 30 तारीख को लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर उतरा हूँ, मेरे नाक में स्वाब लिया है और उसको स्वाब लेके जिस तरीके से उस टेस्ट को परफॉर्म किया गया है जिसको लैटरल फ्लो कहते हैं, मैं हंस रहा था कि ये सिर्फ एक टोटल पूरा करने वाली बात है। उस बंदे ने अपने हाथ में ग्लव्स भी नहीं पहने हुए थे जो उसके ऊपर वो फ्लूइड डाल रहा था। तो मैंने उसको कहा मुझे कितनी देर रुकना है इधर एयरपोर्ट पे, उसने कहा जी चले जाएं, आपका टेलीफोन नंबर है हमारे पास, अगर कुछ हुआ तो हम आपको बता देंगे। वहाँ पे ये जो इम्प्लीमेंटेशन है SOPs की, उसको पाकिस्तान को देखना चाहिए। तो डॉक्टर जब लंदन एयरपोर्ट आप पहुंचे तो उधर क्या उन्होंने एहतियाती तदाबीर की थी? यकीनन आप कह रहे हैं ना 2-3 दिन कबल आप लंदन पाकिस्तान से UK आए हैं। जी जी, वो जब आपका लोकेटर फॉर्म फिल करवाते हैं ना जी, तो उसके ऊपर आपकी डबल वैक्सीनेशन को देखते हैं। फिर उन्होंने देखा हुआ होता है कि यहाँ पे आप Day 2 का जो टेस्ट है वो बुक किया हुआ है या नहीं, ये सारे आपके पैसेंजर लोकेटर फॉर्म के ऊपर होते हैं। और जब आप आए, कल मैं परसों रात को पहुँचा हूँ तो आज मुझे टेक्स्ट मैसेज आ गया है कि हैव यू डन योर Day 2 PCR टेस्ट और नॉट। तो यहाँ पे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में ज़रा ज़्यादा विजिलेंस है, इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब आखिरी अगर इससे बात करूँगा, फाइजर की गोली के बारे में कुछ कहते हैं, उसका कुछ फ़ायदा हैं इस सिलसिले में कोरोना के इशू में? बताता हूँ भाई, उस गोली का नाम है मोलनुपिराविर। ये एक दवाई है जो ये जरसूमा है ना कोविड-19, ये जो एंजाइम इस्तेमाल करता है अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए, उस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, तो इसकी रेप्लिकेशन जो है वो कम हो जाती है। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और इसमें 50% रिस्क रिडक्शन है।
हॉस्पिटल एडमिशन्स और डेथ को ऑलमोस्ट 50% इसमें रिडक्शन होगी। और इसकी जो सबसे खुशाइंद बात यह है कि ये कम्युनिटी में भी दिया जा सकेगा, यानी आपका जो जीपी है और आपके जो पर्सनल फिजिशियंस हैं वो आपको दवाई, जब आपको ये डिजीज़ ध्यान रहे और ये क्लियर कट करके ध्यान रहे दो बातों का, आपके मीडिया के तवस्सुत से ये मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ये दिस इज़ नॉट अ प्रिवेंटेटिव, ये गोली खा के आप बच नहीं सकते, दिस इज़ अ ट्रीटमेंट। और दूसरी बात यह है कि मेरी पाकिस्तान के जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं उनसे ये हाथ जोड़ के विनती है कि ये इसको वैसे ही ना शुरू करा दें, इसके लिए एक स्पेसिफिक इसकी इंडिकेशंस हैं, अदरवाइज ये भी अपने वायरसेस इसके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंट हो जाएगा और ये दवाई भी किसी काम की नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये, हमारा वक्त खत्म हो रहा है, ये बताइए कि कुछ यूरोप में भी लोग एहतजाज कर रहे हैं वैक्सीन के खिलाफ, ये क्या मामला है, वहाँ क्यों शकूक व शुबात हैं? देखें जी, बहुत सारे लोग दुनिया में अभी तक और जो अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ हेल्थ है उनके ऊपर बिलीव करते हैं। कुछ लोग होम्योपैथिक तरीका इलाज भी देखते हैं। हर एक बंदे की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं। जो लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे या जिन्होंने वैक्सीन, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वक्त खत्म हुआ, वी हैव टू लीव इट देयर। बड़ा यूज था आपने हमें जो गाइड किया है। नाज़रीन ये देखें, हम इसलिए ये सेगमेंट रखते हैं कि आप अपनी हिफाजत बेहतर तरीके से कर सकें, और जो ये लाहौर का एयरपोर्ट पर जो हो रहा है कम अज़ कम इसको तो ठीक करवाएं। ये क्या मामला है। इजाज़त दें, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।